श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर SP सिंह। हम आपको बता दें, प्रोफेसर SP सिंह पूर्व कुलपति हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर SP सिंह हमारे इस कार्यक्रम में। आज यदि हम सबसे चर्चित विषय की बात करें, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर हो, उसमें जलवायु परिवर्तन की बात हम करते हैं और ख़ास तौर से जब आपदाएं आती हैं तो उसकी चर्चा हमारे देश में ख़ास तौर पर ज़्यादा होती है। तो एक आम व्यक्ति को आप कैसे समझाएंगे कि जलवायु परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन तो हमेशा होता रहा है। जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये तो लॉन्ग साइकिल है, पर वो जो चेंजेस होते थे वो लाखों साल में, मिलियंस ऑफ ईयर्स में होते थे। ये जलवायु परिवर्तन मनुष्य द्वारा किया हुआ है और जो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स, डीजल, पेट्रोल, इन चीज़ों को जो कंज्यूम कर रहे हैं अपनी गाड़ियों में, मोटर में, सब चलाते रहे, जो हमारी पूरी लाइफ करीब करीब इस पर डिपेंडेंट रही है पिछले 100-150 सालों में। जो सिस्टम है आपका, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, तब वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। पर कार्बन मैं ज़्यादा जोर दूंगा CO2 पर, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन हाईएस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रेडिएटिव गैसेस हैं जो एब्जॉर्ब करती हैं लाइक स्पंज हीट को। ये जो वेव्स जो हैं हीट की, जो शॉर्ट वेव्स हैं, उनको इस तरह से एब्जॉर्ब करती है जैसे स्पंज एब्जॉर्ब करता है, और फिर इसके कारण वार्मिंग होती है। आप नाप सकते हैं बाहर जाके कि CO2 का लेवल ये है, और CO2 क्या करता है इसको भी दिखाया जा सकता है। और आज की डेट पर करीब 418 ppm है, और हमने जब कुछ दिन पहले जब शुरू की थी बातें तो 400 से काफ़ी नीचे था। हर साल 2.5-3 ppm पार्ट्स पर मिलियन ऐड हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। पर क्लाइमेट चेंज का मतलब इतना ही नहीं है कि आप गर्म होता जाएगा। इसके कारण एक्सट्रीम्स बढ़ेंगे। जब गर्मी बढ़ती है, जब सब सिस्टम पूरा वार्मर हो जाता है, तो जो एक्सट्रीम इवेंट्स, एक दिन में बहुत ज़्यादा पानी पड़ना या बहुत दिन तक सूखा पड़ना, और यहाँ तक कि इसमें कॉम्प्लेक्स है, वार्मिंग हो रही है और एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ रहे हैं। बस जाड़े में ज़्यादा गर्म हो रहा है, ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है। इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, जिसके लिए जो बहुत दूर भविष्य में क्या होगा इसका असर बढ़ता चला जाएगा। विस्तार से आपने बताया और ख़ासतौर से आपने फॉसिल फ्यूल्स की बात की और कार्बन डाइऑक्साइड की बात की। इसके अलावा और कौन से मुख्य कारक हैं जो जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं? इस जलवायु परिवर्तन को तो हम मनुष्य द्वारा जो किया हो, इसको तो हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस ही कहेंगे, जिसमें CO2 सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसका कंसंट्रेशन है। पर और सब जो कम है, पर उनका रेडिएटिव पावर बहुत है। जैसे धान ज़्यादा पैदा करेंगे तो मीथेन की प्रॉब्लम आ सकती है, या इस तरह की जो नाइट्रस ऑक्साइड, इन सब की प्रॉब्लम सारी, क्योंकि हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बहुत यूज़ कर रहे हैं। ये सब फैक्टर्स भी रोल प्ले कर रहे हैं। आप पेड़ काटते हैं तो CO2 एब्जॉर्प्शन की कमी हो जाती है, तो डिफॉरेस्टेशन, डिग्रेडेशन, ये सब फैक्टर्स भी बहुत तेजी से इस पर असर डालते हैं। प्रोफेसर SP सिंह, हिमालय क्षेत्र या विशेषकर उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आप किस रूप में देखते हैं? जलवायु परिवर्तन कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा तेजी से हो रहा है, उसमें से पर्वतीय भाग भी हैं, और खासकर हिमालय, जिसका जो ग्लोबल वार्मिंग का जो एवरेज रेट है उससे कहीं ज़्यादा इन क्षेत्रों में हो रहा है। तो हिमालय की सबसे बड़ी समस्या है कि आपका रेट ऑफ वार्मिंग, मतलब गर्म होने की जो रेट है, वो ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा एक समस्या ये है। और इसके इम्प्लीकेशंस इसलिए है कि हिमालय को हम थर्ड पोल कहते हैं। अगर आप 2 पोल छोड़ दें तो उसके बाद सबसे ज़्यादा स्नो हिमालय के अंदर है, जिसके कारण एक तरह से इसको वाटर टावर भी कहते हैं दुनिया, एशिया का या सेंट्रल पार्ट का। रिवर सिस्टम्स आपके सब इससे जुड़े हुए हैं, तो इसके दूरगामी असर और बहुत वाइडर इसके इम्प्लीकेशंस हैं। बर्फ पिघली, ग्लेशियर श्रिंक हो रहे हैं, उसके बाद जो बहुत तेजी से पानी शायद निकलेगा, फिर उसके बाद पानी कम होता जाएगा, सो ऑन। सो इसके इम्प्लीकेशंस हिमालय के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि 1.9 बिलियन लोग प्रभावित होंगे या होना शुरू हो चुके हैं। जैसे बांग्लादेश वाले तो रोज ही शोर मचाते हैं कि हम लोग तो करीब खत्म होने जा रहे हैं हिमालय के प्रॉब्लम से, क्योंकि हमारे फ्लडिंग और सबकी सीवियरिटी बढ़ जाएगी। प्रोफेसर SP सिंह, क्या केदारनाथ में जो आपदा आई थी 2013 में और हाल के वर्षों में जो बादल फटने की घटनाओं को हमने देखा, क्या इसे हम जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं? मतलब ये तो बात सही है कि आप हर चेंजेस को उससे नहीं जोड़ेंगे, पर इसके टिपिकल जो घटना, जो स्टाइल थी, वो क्लाइमेट चेंज जैसे ही
जो एक्सट्रीम्स इवेंट्स हैं उस तरह का ही था। तो अगर ऐसा हुआ है तो इसमें कोई ताजुब नहीं हुआ होगा, और मेरा कहना है कि हर एक को तो नहीं जोड़ेंगे पर क्वाइट प्रोबेबल है कि ऐसा रहा होगा। तो क्या भविष्य में हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन हिमालयी क्षेत्र के जीवन को और अधिक या बुरी तरह से प्रभावित करेगा? हाँ, बहुत बहुत डरावना है। सच बात तो यह है कि हिमालय और पर्वतों की तरह नहीं है, यंग है, राइजिंग माउंटेन्स हैं, टोपोग्राफी जो है इसकी इमैच्योर है। तो हिमालय में अगर आप आदमी न रहे तो भी बहुत भूस्खलन वगैरह सब होता रहेगा। अब ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, जो एक्सट्रीम्स पैदा करेंगे, उसका जो असर और हिमालय की जो इमैच्योर टोपोग्राफी, हिमालय यूथफुल है, बढ़ रहा है, ये दोनों मिला के काफ़ी खतरनाक और डरावने वाले सिचुएशंस पैदा कर सकते हैं, जो भयभीत करता है हमको। इवन ग्लेशियर मेल्ट के बाद जो अब लेक्स बनेंगी, जिसे ग्लेशियर ग्लोव्स कहते हैं, वो फट सकते हैं। इस तरह की बातें भी बहुत तेजी से संख्याएं बढ़ने का अंदेशा है। इस क्षेत्र की समस्या क्या स्थानीय है या हमें वैश्विक स्तर पर हुई भूलों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो बांग्लादेश भी प्रभावित हो रहा है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए मैंने जो हिमालय के एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें एक स्टीयरिंग कमेटी बनी थी, ईसी मॉड नाम सुना होगा, इंटरनेशनल जो सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट काठमांडू में है, तो उन्होंने हिमालय एज द ग्लोबल एसेट की बात की है। तो आइडिया वाज दैट कि दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि हिमालय ग्लोबल एसेट है। करीब मैंने बताया 1.9 बिलियन लोग इससे असर खाते हैं। हिमालय सो इम्पोर्टेंट, जिसमें यहाँ के लोगों ने कुछ जो आज हम भुगत रहे हैं, जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उसमें हिमालय के लोगों ने तो कोई रोल नहीं प्ले किया। इनका जो CO2 एमिशन है, मैं आपको छोटा सा डेटा दूं कि 1 टन पर पर्सन से भी कम है करीब, जो पर्वतीय क्षेत्र जो ऊपर के हैं, और जो ग्लोबल एवरेज है वो 5-6 के आसपास है। अमेरिका, ऐसे कई कंट्रीज है जो 15-20 टन पर पर्सन पर ईयर एमिट करते हैं। तो ये हम लोग जो पहाड़ में रहे लोग हैं, करीब पैदल ही चलते रहे हमेशा, लकड़ी यूज किया, उसके अलावा फॉसिल फ्यूल तो कभी यूज नहीं किया अधिकतर हिस्टोरिकली। तो आज हम डर सबसे ज़्यादा इन लोगों को हो रहा है कि हम रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। तो इसको मैं एक शब्द इसके लिए यूज़ करता हूँ कि ये बात उठाने की ज़रूरत है, कार्बन जस्टिस, कि हमने एमिट तो नहीं किया पर हम भुगत सबसे ज़्यादा रहे हैं। मैं उसमें सिर्फ पहाड़ के लोग ही नहीं, बल्कि मैं गरीब लोग, जो मोची है, जो रिपेयर करता है आपके जूते बैठ के सड़क पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फेस कर रहा है। ऐसे कई लोग जो काम करते थे, या हॉकर है जो आपको केले या सब्जी देता है, कभी हमने ये सोचा नहीं कि इन लोग, उनको तो ये पता भी नहीं कि हम किसके कारण भुगत रहे हैं। उसको ये भी नहीं पता कि मैंने कोई सेवा की है। मेरे हिसाब से उन्होंने सेवा ये की है कि आज भी वो CO2 एमिट नहीं कर रहे हैं। तो उसके एवज में उनको क्या मिला या क्या मिलना चाहिए? इट मीन्स इट शुड बी जस्टिफाइड कि उनको इस सारे पेमेंट सिस्टम में जो कार्बन से रिलेटेड है, उनको क्रेडिट कुछ मिलनी चाहिए। बल्कि मेरा कहना था कि जो पहाड़ में महिलाएं हैं जो पैदल ही चलती रही, चारा लकड़ी इकट्ठा करती रही, क्या हम उनके लिए कुछ जस्टिफाई कर सकते हैं इस तरह से कि दे शुड बी गिवन सम कार्बन क्रेडिट, क्योंकि उन्होंने एमिट नहीं किया। जैसे मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि अगर एक सड़क चौड़ी होती है, 100 पेड़ कट जाते हैं एक हफ्ते में, 4 दिन में, 5 दिन में। उन गाँव में शायद 100 पेड़ काटने में 50 साल लगे होंगे, 100 साल लगे होंगे। इन वे उन्होंने डिफॉरेस्टेशन को स्लो किया था। क्या उसको हम एवज में क्या कभी सोचा कि हम इनको क्रेडिट मिलनी चाहिए थी? सो दीज थिंग्स कैन बी कंसिडर्ड। और पेमेंट के जस्टिस का मतलब मेरा यहाँ था कि समाज में कार्बन के लिए अलग ढंग से सोचा जाए। जो अब तक सोचा जा रहा था वो सफिशिएंट नहीं है। प्रोफेसर सिंह, हाल के दिनों में हमने देखा कि बुरांस के जो फूल हैं वो जल्दी आ गए या फल जल्दी आ गए विभिन्न पौधों में। कृषि में भी क्या ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव हम देख रहे हैं और इसका प्रभाव क्या? हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, बड़ी ये बात इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि हिमाचल में क्लियर डेटा दिखाई पड़ रहे हैं कि जो सेब, एप्पल का कल्टीवेशन, एप्पल को एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ लो टेम्परेचर चाहिए, करीब कुछ 12-13 ज़्यादा चाहिए उस क्रॉप को, वो नहीं मिलने लगे हैं। तो लोग क्या करेंगे, जो एप्पल का शिफ्ट कर रहा है अपर एलिवेशंस में, जो ज़्यादा ऊंचाई में शिफ्ट करने की बात आने लगी है। दो तरीके हो सकते हैं कि आप नई वेराइटीज पैदा करें, जो इतना आसान नहीं होता है, और दूसरा हो सकता है लोग शिफ्ट करें। दोनों की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इसको हम एडेप्टेशन वर्ड यूज करते हैं। मैं क्या कि हिंदी में शब्द होगा इसके उपयुक्त, अनुकूलन। इसकी जरूरत है। मैं नहीं कहता कि एग्जैक्टली उन्होंने इसलिए किया, पर शिफ्ट दिखाई पड़ता है कि अपर एल्टीट्यूड्स को होने लगे। इसी तरह से खेती में भी है कि प्रॉब्लम्स थी पहाड़ में, जानवर की दिक्कत है, जमीन रेन फेड है, पर ये नई दिक्कत और आ गई कि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो फसलों का था अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पहाड़ में कई जगह फोटोसिंथेसिस का ड्यूरेशन बढ़ेगा। जैसे आपने कहा फ्लावर्स पहले आ गए, ये चीजें होंगी, ग्रोथ पीरियड बढ़ सकता है। पर जो एक घटना, स्टॉर्म या उनके नंबर्स बढ़ने का, आपका सब कुछ जो फोटोसिंथेसिस ने प्राप्त कराया था सब गायब हो सकता है। तो
इस तरह का अनसर्टेनिटी जो माइंड में शुरू हुई है। खेती वैसे ही बहुत आसान काम नहीं है, पहाड़ में कभी भी आसान काम नहीं थी, पर अब जो क्लाइमेट चेंज ने उसको वर्सन कर दी और इसके लिए जो इंतजाम करना चाहिए वो इतना आसान भी नहीं है, कोशिश भी कम हुई है। तो प्रोफेसर सिंह, इसका जो प्रभाव है निश्चित तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। कॉस्ट इसकी है, पर ये अपॉर्चुनिटी में भी दिखा जा सकता है। आप ऐसे कई चीज़ें अडेप्ट करा सकते हैं, या जैसे आपने रिन्यूएबल एनर्जी की बात आने लगी, तो देखें ना, कुछ हद तक सोलर एनर्जी का आना, माइक्रो हाइडल, ये सब बातें जो बढ़ी हैं उसमें क्लाइमेट चेंज के रिस्पॉन्स में भी है। इस तरह के अडेप्टेशन भी बढ़े हैं। आज ये बात हो रही है कि सोलर एनर्जी कैन बी मेजर एनर्जी। पहले वो रिसर्च स्लो चल रही थी, अब रिसर्च बहुत तेज़ से हुई। जैसे आपने कोविड में देखा, एक क्राइसिस आई तो हमने वैक्सीन जल्दी पैदा किया। कुछ इस तरह का ज़रूरत है कि हम एनर्जी के फॉर्म्स बदल दें, और जो हम आश्रित हैं जिस हद तक उस पर कोल और कोयला और पेट्रोल पर, कम हो जाए, इसकी आवश्यकता है। प्रोफेसर एसपी सिंह, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं हमारे जीवन में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, खासतौर से हम यदि उत्तराखंड की हाल की घटनाओं की बात करें, और कैसे वैश्विक स्तर पर हम जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कर पाने में संभव होंगे, किस तरह की रणनीति बनाने की आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।